हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को समझने के लिए जरूरी होता है। अगर हम बात करें अपने सिलेबस की तो अभी तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने यूनिट 1 में पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिट 2 में प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ा है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। अभी हम यूनिट 3 प्रोसेस शेड्यूलिंग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि लेक्चर 1 प्रोसेस शेड्यूलिंग में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग लेक्चर 22 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात की जाए तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझना जरूरी होता है। क्यों समझना जरूरी होता है? क्योंकि जब भी हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को लिखेंगे, पढ़ेंगे या फिर समझेंगे तो उसमें कुछ बेसिक टर्म बार बार रिपीट होंगे, तो उन बेसिक टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को भी बताते हैं कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितना ज़्यादा इफिशियंट है, ठीक है, किसको यूज करना सीपीयू के लिए ज़्यादा इफिशियंट होगा। सबसे पहले हम अराइवल टाइम को समझते हैं कि अराइवल टाइम होता क्या है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ अराइव होने की बात हो रही है। तो कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में या फिर रेडी स्टेट में जब अराइव होता है, जब पहुंचता है, तो उस टाइम को हम अराइवल टाइम के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है एक स्टेट होता है जिसे हम रेडी स्टेट कहते हैं, और रेडी स्टेट के बाद कोई भी प्रोसेस सीपीयू में जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो रेडी स्टेट से पहले कोई भी प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, ठीक है, और ये सेकेंडरी मेमोरी में होता है न्यू स्टेट, और रेडी स्टेट प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में होता है, ये आपको पता है। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जब कोई प्रोसेस अराइव करता है और जिस टाइम पर अराइव करता है उसी टाइम को हम लोग अराइवल टाइम के नाम से जानते हैं। तो कोई प्रोसेस P1 है, वो T1 टाइम पे अराइव होता है, तो P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम T1 होगा। ऐसे ही कोई प्रोसेस P2 है, ये रेडी क्यू में, रेडी स्टेट में 2 सेकेंड पे अराइव होता है, तो इसका अराइवल टाइम 2 सेकेंड होगा। कोई P3 प्रोसेस है, ये 5 सेकेंड पे अराइव करता है, तो इसका अराइवल टाइम 5 सेकेंड होगा। ओके, ठीक ऐसे ही एक और टर्म होता है जिसे हम लोग कंप्लीशन टाइम के नाम से जानते हैं। तो रेडी क्यू से कोई प्रोसेस, सपोज करते हैं P1 प्रोसेस सीपीयू में जाता है, सीपीयू में एग्जीक्यूट करता है, मान लिए कि 2 सेकेंड के लिए ये एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि ये खत्म हो जाता है, इसका काम पूरा हो जाता है। तो P1 प्रोसेस T1 टाइम पे अराइव किया, हम इसको मान लेते हैं 1 सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड पे ये अराइव किया और 2 सेकेंड सीपीयू में अपना टाइम लिया एग्जीक्यूशन में, टोटल 3 सेकेंड का टाइम लगा इसको कंप्लीट होने में, तो इसका कंप्लीशन टाइम 3 सेकेंड हो जाएगा। तो कोई भी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, दैट टाइम इज नोन एज कंप्लीशन टाइम। ओके, उस टाइम को हम कंप्लीशन टाइम के नाम से जानते हैं। तो इस कंप्लीशन टाइम को एग्जिट टाइम भी कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस सीपीयू में कितना टाइम लेता है। सीपीयू एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को कोई प्रोसेस कितने समय तक, कितने देर तक यूज करता है, या फिर सिंपल भाषा में हम बात करें तो कोई प्रोसेस सीपीयू में कितनी देर तक एग्जीक्यूशन करता है, उतने टाइम को हम लोग बर्स्ट टाइम कहते हैं, ठीक है, उतने टाइम को बर्स्ट टाइम कहते हैं। तो इसी को अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम भी कहें
तो कोई गलत बात नहीं है। क्लियर है? अब ये जो बर्स्ट टाइम है इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, एक सीपीयू टाइम और दूसरा आईओ टाइम, इनपुट आउटपुट टाइम। सीपीयू टाइम उस टाइम को कहेंगे जितने टाइम सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगाएगा, मतलब टाइम टेकन बाय सीपीयू। सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर दे, 5 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर दे, 10 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर दे। तो जितना टाइम सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगाएगा, दैट टाइम विल बी नोन एज व्हाट? सीपीयू टाइम। ऐसे ही इनपुट आउटपुट टाइम या आईओ टाइम हम लोग वैसे टाइम को कहते हैं जितने टाइम में कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है। सपोज करो किसी प्रोसेस में प्रिंट का इंस्ट्रक्शन है, उसे प्रिंट कराना है, तो वो प्रिंटर को यूज करेगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कितना भी सेकेंड, डिपेंड करता है क्या प्रिंट करना है। तो जितना टाइम वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसे हम लोग आईओ टाइम या इनपुट आउटपुट टाइम के नाम से जानते हैं। ओके, तो बर्स्ट टाइम का मतलब हमें सिंपल ये समझना है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोसेस के द्वारा लगाया गया उतना टाइम जितने टाइम में प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं, और ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कंपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है 2 or more scheduling algorithm. ओके, यूज टू कंपेयर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे राइट डाउन सम क्राइटेरिया ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग विच इज यूज टू कंपेयर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो आप कुछ इन टर्मिनोलॉजी को यूज करोगे, जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एक्सेट्रा। ये सारे टर्म्स, ये सारे टर्मिनोलॉजी 2 या ज़्यादा सीपीयू एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे यूटिलाइजेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, इसकी बात हो रही होगी। तो सीपीयू के परफॉर्मेंस को पता करने के लिए, जानने के लिए कि सीपीयू कितना बिजी है, इसको हम लोग सीपीयू यूटिलाइजेशन से पता करते हैं। सीपीयू एल्गोरिदम जो हम यूज करते हैं, इसका मेन पर्पस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सीपीयू को बिजी रखा जाए, ताकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक, थ्योरेटिकली जो है सीपीयू 0 से 100 तक के रेंज में रियल टाइम में बिजी रहता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो 40 to 90% टाइम ही सीपीयू बिजी रहता है। ओके, तो इसका मतलब है सीपीयू का 100% एफिशिएंसी अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। थ्रूपुट किसे कहते हैं? तो सीपीयू के इफिशियंसी को मेजर करने के लिए एक और टर्मिनोलॉजी है थ्रूपुट, अ वे टू फाइंड इफिशियंसी ऑफ सीपीयू। ओके, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। किसी खास समय में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट करने को हम लोग सीपीयू का थ्रूपुट कहते हैं। ओके, थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू इन अ सेकेंड इज नोन एज थ्रूपुट। इट इज अ एवरेज ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेस। ये जो है सीपीयू में जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे हैं उन सभी प्रोसेसेस का एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम होता है। अब एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्रोसेसेस को। हम मान लेते हैं कि 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। ओके, P1, P2, P3, P4। तो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 4 सेकेंड है, मतलब P1
को सीपीयू 4 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर देता है। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 सेकेंड है, P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 2 सेकेंड है, P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 7 सेकेंड है। ओके, तो ये चारों प्रोसेस का एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है उसे हम पहले निकालते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 4 प्रोसेस डिवाइडेड बाय 4। एवरेज तो हम लोग ऐसे निकालते हैं 4 नंबर का एवरेज। तो 4 + 3 + 2 + 7 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब 4 3 7 2 9 7 16/4, मतलब कि ये 4 सेकेंड है। तो जो हमारा सीपीयू है इसका थ्रूपुट की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, 4 प्रोसेस के लिए इसका थ्रूपुट 4 सेकेंड निकल के आता है। तो जितने ही प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ प्रोसेस के अपना अपना एग्जीक्यूशन टाइम होगा। उसके एग्जीक्यूशन टाइम का अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो वो एवरेज ही थ्रूपुट कहलाएगा उस सीपीयू के। इतना क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, टर्न अराउंड टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो टर्न अराउंड टाइम होता है ये अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम के बीच का गैप होता है, मतलब कि प्रोसेस कब अराइव हुआ और प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्रोसेस कब कंप्लीट होता है और प्रोसेस कब अराइव होता है अगर हमें पता चल गया, अगर ये 1 सेकेंड पे अराइव हुआ और 7 सेकेंड पे ये कंप्लीट हो गया तो इसके बीच का गैप 6 सेकेंड का होगा और ये 6 सेकेंड जो है टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। ओके, तो प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम अगर हमें निकालना होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस का अराइवल टाइम कितना है और प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है। दोनों को हम माइनस कर देंगे, जो बीच का गैप आएगा वो आएगा टर्न अराउंड टाइम। ओके, ऐसे ही अगर टर्न अराउंड टाइम आपको पता करना है तो एक और आप टेक्निक यूज कर सकते हो, बर्स्ट टाइम में वेटिंग टाइम को आप ऐड कर दो तो यहां से भी टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या? बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि एक प्रोसेस सीपीयू में कितना देर तक एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए P1 प्रोसेस है, इसका बर्स्ट टाइम 4 सेकेंड है, मतलब कि सीपीयू में ये 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? और P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम 2 सेकेंड है, तो बर्स्ट टाइम 4 सेकेंड, वेटिंग टाइम 2 सेकेंड, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 और ये आ जाएगा क्या? टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम वैसे टाइम गैप को कहते हैं जो कि एक प्रोसेस के द्वारा अराइव होने से लेकर के कंप्लीट होने तक का टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज वेटिंग टाइम। ये भी टाइम इंपॉर्टेंट है फॉर कंपेयरिंग 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वेटिंग टाइम क्या होता है सर? तो वेटिंग टाइम एक किसी भी प्रोसेस के द्वारा रेडी स्टेट में वेट करने का टाइम होता है। जैसे एक प्रोसेस है P1, सीपीयू में पहले से कोई प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो P1 प्रोसेस वेट ही ना करेगा। जब तक P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर के टर्मिनेट नहीं हो जाता है, सीपीयू को छोड़ता नहीं है, तब तक P1 तो आ नहीं सकता है। तब तक P1 क्या करेगा? वेट करेगा। तो कितना टाइम वेट करेगा सर? तो जितना टाइम P2 एग्जीक्यूट करेगा उतना टाइम ये वेट करेगा, तो वेटिंग टाइम इसी को कहते हैं। ठीक है, टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। जो टर्न अराउंड टाइम है और बर्स्ट टाइम है उसी के डिफरेंस को हम लोग वेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हमने टर्न अराउंड टाइम के लिए एक इक्वेशन देखा था, उसमें क्या था इक्वेशन में? उस इक्वेशन में था कि टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। ठीक है, तो यहां से डेट इंप्लाइज टू वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हो जाएगा। तो वेटिंग टाइम पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू व्हाट? वेटिंग टाइम। ठीक है ना, तो टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का जो बीच का गैप होता है, टाइम होता है, उसी टाइम को हम लोग
वेटिंग टाइम के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज रिस्पॉन्स टाइम। देखिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, किसी भी प्रोसेस के द्वारा रेडी स्टेट में स्पेंड किया गया वह टाइम, जितने टाइम तक वो पहली बार सीपीयू को अलॉट हो जाए। मतलब कि कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में अराइव होता है और रेडी स्टेट में अराइव होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि तुरंत वो चला जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू के पास कुछ टाइम वेट करेगा। तो सपोज करो ये सीपीयू है और ये P1 प्रोसेस है। ओके, P1 सीपीयू जो है 2 सेकेंड पे अराइव होता है और 4 सेकेंड पर सीपीयू के पास पहुंचता है, मतलब सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने जाता है। तो 2 सेकेंड में अराइव हुआ, 4 सेकेंड में सीपीयू के पास गया। तो टाइम स्पेंड व्हेन द प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट एंड गेट द सीपीयू फॉर फर्स्ट टाइम। जितना भी टाइम को प्रोसेस स्पेंड करेगा रेडी स्टेट में पहली बार सीपीयू तक पहुंचने के लिए, उसी टाइम को हम लोग रिस्पॉन्स टाइम के नाम से जानेंगे। ओके, तो रिस्पॉन्स टाइम अगर आपको पता करना होगा तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स टाइम पता करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन से टाइम में कितने टाइम पे प्रोसेस सीपीयू के पास पहली बार पहुंचा है। ओके, उसके पास हमको पता होना चाहिए उस प्रोसेस का अराइवल टाइम कितना है। ठीक, अभी हमने एक एग्जांपल बताया, अराइवल टाइम कितना है और सीपीयू के पास पहली बार वो कितने टाइम पे पहुंचा, ये हमको पता चल जाएगा तो हम प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 सेकेंड पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ रेडी क्यू में और सीपीयू के पास गया 4 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड वो टाइम स्पेंड किया ना रेडी क्यू में, तो उसी टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम के नाम से जानते हैं। तो ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।